इस क्लास में वारेन हेस्टिंग्स के बारे में देखेंगे। वारेन हेस्टिंग्स वारेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड 1772 से 1780 तक था। ये वारेन हेस्टिंग्स जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के रूप में, क्लर्क या राइटर के रूप में 1750 ईस्वी में आया था और भारत में रहा। जो है प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध भी देखा था, यहीं पर रहा। लेकिन 1772 ईस्वी में ये बंगाल का गवर्नर बना के भेजा गया, गवर्नर बनाया गया। और 1773 ईस्वी में जब रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ तो इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का क्या मतलब हुआ? देखिए, इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कुल 3 प्रेसिडेंसियां हो गई थी। कौन कौन? बम्बई, मद्रास और बंगाल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल को बनाने का मतलब ये हुआ कि अब बम्बई और मद्रास ये दोनों बंगाल के अधीन यानी गवर्नर जनरल के अधीन आ गई, इसलिए ये नाम दिया गया गवर्नर जनरल। अब जो भी निर्णय होगा मद्रास और बम्बई के लिए, वो कौन करेगा? वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल करेगा। ये बात समझिए, गवर्नर जनरल का मतलब यही हुआ। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, न कि भारत। भी कंफ्यूजन हो जाता है कि वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था, तो नहीं, ये बंगाल का गवर्नर जनरल। अभी तो भारत जीता ही नहीं गया है, अभी तो बहुत समय है। केवल बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां हैं बंगाल के अधीन हो गई। ठीक? ये देखते हैं कि इस क्लास में हम वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित क्या क्या समझेंगे। तो सबसे पहले हम प्रशासनिक सुधार समझते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रशासनिक सुधार। के बाद हम देखेंगे वाणिज्यिक सुधार, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। वाणिज्यिक सुधार के बाद हम भू राजस्व सुधार, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है संबंधित। भू राजस्व सुधार कौन कौन सा रिफॉर्म ने भू राजस्व में क्या सुधार किया था, इसके बारे में समझेंगे। न्यायिक सुधार भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम इसी क्लास में समझ लेंगे। इसके अलावा कुछ मामले हैं, कुछ मैटर्स है, जैसे रुहेलखंड के साथ इसका क्या संबंध था, रुहेलखंड। बनारस के साथ कैसा रिलेशन था, हम समझेंगे। अवध की बेगमों के साथ इसका जो है कैसा रिलेशन था, हम समझेंगे। और नंद कुमार का मामला अक्सर आता है, नंद कुमार। इन सब के रिलेशंस की वजह से इस पर महाभियोग लगाया गया, तो भी हम समझेंगे। तो ये जो है क्लास में हम सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। देखिए, 1772 में गवर्नर बना वारेन हेस्टिंग्स। और जब गवर्नर बना तो जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, बारे में बात कर चुके, उन्होंने कहा कि भाई बंगाल में जो द्वैध शासन है उसको समाप्त करिए। क्या करिए? द्वैध शासन समाप्त करिए। द्वैध शासन क्या था, बस हम समझ लेते हैं यहीं पर। 1765 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन स्थापित कर दिया था। बंगाल में तो उप दीवानों की नियुक्ति कर दी थी। कौन कौन? मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय। मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय, इनकी नियुक्ति रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। क्या काम था इनका? इनका काम था राजस्व वसूल करना और ईस्ट इंडिया कंपनी को देना।
और बंगाल में नवाब भी था। नवाब का काम था प्रशासन संभालना। देखिए उस समय अलग सी बात हो गई थी कि जो राजस्व वसूलने का काम था वो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी दीवान करते थे। जो प्रशासन का काम था, शांति व्यवस्था स्थापित करना, न्याय व्यवस्था, ये सब जो है ये कौन देखता था? नवाब देखता था। इसी व्यवस्था को द्वैत शासन कहा गया। और इस व्यवस्था में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को जम के लूटा। अब क्या? अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ये निर्णय लिया कि भाई द्वैत शासन समाप्त किया जाए। तो वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में द्वैत शासन समाप्त किया। पहले तो राजा खां और राजा सिताब राय पर जो है गबन का आरोप लगाया, इनको हटा दिया गया। ये अब डायरेक्ट जो है कंपनी ही राजस्व वसूल करेगी, इसका मतलब सीधे है। और इस राजस्व वसूल करने के लिए कलेक्टर्स की नियुक्ति की। और कलेक्टर्स का काम क्या था? राजस्व वसूलना। दीवान अब हटा दिए गए, उसके कलेक्टर्स राजस्व वसूल करते थे जिला लेवल पर। और कलेक्टर्स का और भी काम था, प्रशासन देखना, न्याय व्यवस्था देखना। उस समय जो है जो कलेक्टर्स था उसके ढेर सारे काम थे। तो कलेक्टर्स की नियुक्ति की गई और वह शासन समाप्त किया गया। पहला काम किया गया वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। आगे हम देखें तो बंगाल का नवाब था मुबारकुद्दौला। इसका संरक्षिका नियुक्त किया गया मुन्नी बेगम को। इसको मुन्नी बेगम को। और उसका पेंशन जो मिलता था 32 लाख, उसको कम करके कर दिया गया 16 लाख। और हम बात करें तो मुन्नी बेगम को जो है बाद में हटा के रजा खां को फिर से संरक्षक नियुक्त किया गया। बार बार होता रहा बंगाल में और अंत में नवाब को यह कर दिया गया। ये जानते रहिए थोड़ा सा। दूसरा जो है इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए जो बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय जो मुगल बादशाह था, बादशाह शाह आलम हार गया था। शाह आलम हार गए थे भाई। और इनको जो है इलाहाबाद का जो किला था वह जो है रखा गया था, पेंशन दिया जा रहा था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने पेंशन समाप्त कर दिया, पेंशन बंद कर दिया गया। और इनको जो है 1765 में इलाहाबाद की संधि द्वारा दो क्षेत्र मिला हुआ था, कड़ा और मानिकपुर। कड़ा और मानिकपुर के बारे में हम बात कर चुके हैं। ये क्षेत्र अवश्य लिया गया था 65 में, क्लाइव ने लिया था इलाहाबाद की संधि द्वारा। और ये दिया किसको था? तो शाह आलम द्वितीय के पास था। इसको जो है वारेन हेस्टिंग्स ने वापस ले लिया। कड़ा और मानिकपुर भैया अब दीजिए। और ये कड़ा और मानिकपुर फिर से अवध को बेच दिया गया 50 लाख रुपए में। ये वारेन हेस्टिंग्स। और शाह आलम द्वितीय का पेंशन तो बंद ही कर दिया। तो इस तरह से शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इसका, तो इस तरह जो है शाह आलम द्वितीय के साथ रिलेशन रहा। आगे हम बात करें तो बंगाल में एक राजस्व समिति बनाई गई। राजस्व समिति बनाई गई बंगाल में, कमेटी ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू यही आगे चल के 1786 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नाम से जाना गया। तो भी आप जानते रहिए कमेटी ऑफ रेवेन्यू किसने बनाया था, ये क्वेश्चन सीधे आ सकता है। आइए हम और देखते हैं राजस्व सुधार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल रिफॉर्म, राजस्व सुधार। यदि आपसे पूछा जा सकता है कि वारेन हेस्टिंग्स ने राजस्व सुधार में क्या काम किया था या क्या नहीं किया था। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे दस्तक, कंपनी के कर्मचारियों को फ्री पास मिला हुआ था। पास, फ्री पास से मतलब ये है कि भाई इनको अपना पर्सनल व्यापार करने के लिए किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता और दस्तक दिखा के अपना व्यापार करते थे। और द्वैत शासन के समय 265 से 72 के समय हमने जम के व्यापार किया,
खुद का व्यापार किया। ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चली गई थी। तो वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि दस्तक पास को बंद कर दिया कि भाई कर्मचारियों को अब दस्तक का उपयोग नहीं कर सकते, यानी सबको अब जो है टैक्स देना होगा, और पर्सनल व्यापार को भी इसने बंद कर दिया था। और हम देखें तो बंगाल में ढेर सारी चुंगी चौकियां थी। चौकी, और इन चौकियों पर जो है टैक्स लिया जाता था। इन चुंगी चुंगी चौकियों को बंद कर दिया, और केवल 5 जगह, 5 चुंगी चौकियां ने रहने दिया। एक था कलकत्ता में, हुगली, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना। तो इन चुंगी चौकियों को रहने दिया, बाकी सभी चुंगी चौकियों को इसने बंद कर दिया। दूसरा, और भी क्या काम किया था राजस्व सुधार में, तो नमक, सुपारी, तंबाकू को छोड़कर, इन तीनों वस्तुओं को छोड़कर सभी जो सामान थे, सभी जो वस्तुएं थी, उन पर 2.5% सामान्य कर लगा दिया। यानी नमक, सुपारी, तंबाकू को छोड़कर सभी पर जो है प्रतिशत टैक्स लगाया, सामान्य कर लगाया। यानी नमक, सुपारी, तंबाकू पर कंपनी का अभी भी एकाधिकार। तो राजस्व सुधार में, कॉमर्शियल रिफॉर्म में इतना। अगर हम और देखें तो भू राजस्व सुधार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भू राजस्व सुधार, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, तो समझते हैं पहले। देखिए, ये कलेक्टर्स की नियुक्ति की गई थी, कलेक्टर। और हमने ऊपर बात कर लिया है अभी कि उप दीवानों को हटाकर राजस्व वसूलने का अधिकार कलेक्टर्स को दे दिया गया। तो क्या काम था? राजस्व वसूलना। अब हम गांव या परगना लेवल पर बात करें, गांव और परगना, एक ही परगना कहा जाता है, तो गांव बड़े बड़े होते हैं। लेवल पर बात करें तो यहाँ पर राजस्व वसूलने का अधिकार को नीलाम किया गया। क्या किया गया? राजस्व वसूलने के अधिकार को जो है नीलाम किया गया। और हेस्टिंग्स का मानना था कि समस्त भूमि, समस्त जमीन है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की है, यानी सरकार की है। वो जमींदार हैं, उनका केवल इतना काम है कि वो राजस्व वसूल करे और कमीशन मिले उनको। ठीक, तो इसीलिए उसने राजस्व वसूलने के अधिकार को नीलाम किया। तो अधिकतम बोली लगाएगा, यानी अधिक से अधिक राजस्व वसूल करके देगा, उसी को गांव या परगना लेवल के राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाएगा। यह व्यवस्था 5 सालों के लिए की गई। एक बार जो अधिकतम बोली लगा देगा, तो 5 साल के लिए राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया जाएगा। तो जमींदार कहा जाता था। यह व्यवस्था 1776 में बदल दी गई। 1776 में बदल के 1 वर्षीय व्यवस्था की गई। व्यवस्था की गई, यानी 5 साल से अब 1 वर्ष के लिए जमीन को नीलाम किया जाने लगा, राजस्व वसूलने के अधिकार को नीलाम किया जाने लगा। सबको ध्यान रखिए, जमीन तो किसकी है? सरकार की है। और जमींदार का, और जमींदार क्या है? ये केवल कमीशन पे काम करेगा। क्या करेगा? कमीशन पर काम करेगा, यानी कुछ कमीशन मिलेगा अगर ये राजस्व वसूल करके देता है। अब पहले व्यवस्था 5 वर्ष की थी, फिर बाद में 1 वर्ष की कर दी गई। इस तरह से ये व्यवस्था बदलती रही। इसी को वारेन हेस्टिंग्स की भू राजस्व व्यवस्था में ट्रायल एंड एरर व्यवस्था के नाम से हम जानते हैं। ट्रायल एंड एरर, यानी ये एक जो है फिक्स अमाउंट चाहता था। इंडिया कंपनी उस समय चाहती थी फिक्स अमाउंट मिले, क्लियर हो जाए कि कितना पैसा मिलेगा। और इस व्यवस्था बनाने के लिए इसने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए। 5 वर्ष किया, वर्ष किया, बदलाव किया, कलेक्टर्स को हटाया गया, फिर कलेक्टर्स
फिर इनको अधिकार दे दिया गया कि नहीं आप राजस्व वसूल कर सकते हैं। इस तरह से ये बार बार काम किया, ये एक्सपेरिमेंट किया, और इसी को ट्रायल एंड एरर कहा जाता है। तो और जान लेते हैं कि व्यवस्था को इजारेदारी व्यवस्था नाम से हम जानते हैं। इजारेदारी व्यवस्था आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इजारेदारी क्या थी। तो ठेके पर राजस्व वसूल करने के अधिकार को ही इजारेदारी व्यवस्था कहा जाने। आगे हम और देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में डिटेल में वीडियो है, थोड़ा सा हम यहाँ समझ लेते हैं। ये की पृष्ठभूमि को समझें तो हम 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने कानून बनाया था। इस संसद ने कि भाई ये जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी वहां से इंडिया से पैसा कमा रही है का 40 लाख पाउंड स्टर्लिंग ये जो है ब्रिटिश संसद को देगी। ये व्यवस्था पहले ही कर दी गई संसद द्वारा 1767 में। अब हम लोग अभी ऊपर देख चुके हैं कि 1765 से 1772 तक बंगाल को खूब लूटा गया, जम के लूटा गया, वह शासन था इस समय। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ये दिवालिया हो गई। कमाल की बात है कि एक तरफ बंगाल को लूटा भी गया और ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया भी हो गई। वैसे हुआ ऐसे था कि कंपनी के कर्मचारियों ने अपना पर्सनल व्यापार खूब किया, घूसखोरी की, एक तरह से बंगाल को लूटा, और ये व्यापार अपना खुद का कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं कर रहे थे। और ये लोग इंग्लैंड जाते थे तो इनको वहाँ नवाब कहा जाता था। जो कर्मचारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के उनको इंग्लैंड में नवाब कहा जाता था। पैसा लूट के ले गए, लेकिन पर्सनल व्यापार की वजह से, व्यक्तिगत व्यापार की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया हो गई। जब ये दिवालिया हो गई तो इसने ब्रिटिश संसद से कहा कि भाई हमको लोन चाहिए, पैसा चाहिए। संसद ने देखा कि भाई ये क्या मामला है, इधर जो है कर्मचारी करोड़पति होते जा रहे हैं, इनके पास बहुत है, लेकिन कंपनी कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, व्यापार में घाटा हो गया। तो संसद ने कहा कि नहीं, ठीक है, हम तुमको जो है लोन देंगे, पैसा देंगे, लेकिन हम इसे रेगुलेट भी करेंगे। कंपनी को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे, यानी नियंत्रित करेंगे। और इसी वजह से फ्रेडरिक नॉर्थ और लॉर्ड नॉर्थ जो वहाँ के पीएम थे, उन सब ने संसद में एक बिल पेश किया, और यही बिल आगे चल के रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना गया। समझ गए, रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना गया। यह एक्ट 10 जून 1773 को इंग्लैंड की संसद में पास हुआ, और 73 में ही भारत पर लागू हुआ। बात को आप जानते रहिए। अभी इस एक्ट में क्या था, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इस एक्ट पर पूरा वीडियो है प्लेलिस्ट में, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। ओके। और गवर्नर जनरल का मतलब ये था कि अब बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी ये बंगाल के अधीन आ गई। बात तो समझ गए हैं पहले ही। और कहा गया इसी एक्ट में कि भाई गवर्नर जनरल अकेले जो है वो शासन नहीं करेगा, अकेले जो है ये बंगाल में काम नहीं करेगा। इसके लिए काउंसिल बनाई गई कि भाई काउंसिल के लोग मिलकर जो है ये शासन करेंगे बंगाल में। अब ये काउंसिल में कौन कौन थे, काउंसिल में 4 मेंबर्स थे, उनकी नियुक्ति की गई। चारों कौन थे, तो बारवेल, समझिए, एक थे बारवेल, दूसरा था क्लेवरिंग, क्लेवरिंग, तीसरा था मानसन, और चौथा था फिलिप फ्रांसिस। फ्रांसिस, ये 4 लोग जो है उनकी नियुक्ति की गई।
बारबेल जो है भारत में ही था पहले से ही, तो वारेन हेस्टिंग्स इसका जमता था, तो इससे कोई दिक्कत नहीं थी। ये जो क्लेवरिंग, मानसन और फ्रांसिस थे, ये तीनों जो है इंग्लैंड से आए, और इनका पहले से मानना था कि वारेन हेस्टिंग्स एक भ्रष्ट आदमी है, भ्रष्ट गवर्नर जनरल है, और आते ही इनकी जो है वारेन हेस्टिंग्स से जमी नहीं। और वारेन हेस्टिंग्स पर हमने आरोप और वारेन हेस्टिंग्स पर इन सब ने आरोप लगाया कि भाई वारेन हेस्टिंग्स ने ठीक से स्वागत नहीं किया क्लेवरिंग और मानसन और फ्रांसिस का। और ये एक विवाद चलता रहा, और ये विवाद हम बाद में देखेंगे, नहीं है, हम वारेन हेस्टिंग्स को समझ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इस एक्ट के थ्रू 1774 ईस्वी में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और एलिजा एम्पे इम्पे पहले इसके मुख्य न्यायाधीश थे, आप जानते रहिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं न्यायिक व्यवस्था में सुधार। न्यायिक व्यवस्था सुधार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं। सबसे पहले जिला लेवल पर देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या किया गया। तो यहाँ पर दो तरह की अदालत बनाई गई, एक थी दीवानी अदालत, दूसरी थी फौजदारी अदालत, फौजदारी अदालत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये आज की न्यायिक व्यवस्था की आधारशिला है। हेस्टिंग्स ने जो व्यवस्था बनाई वही आगे चल के डेवलप हुई, और आज हम जो देखते हैं अपना न्यायिक सिस्टम इसी पर आधारित है। पहले देख लेते हैं दीवानी में किस तरह के मुकदमों को सुना जाता है। दीवानी क्या है? कि अगर जो है उत्तराधिकार का मैटर हो, कोई जिसमें कोई क्राइम ना हो, उत्तराधिकार का मैटर हो, या मैरिज से संबंधित, शादी वादी से संबंधित कोई मैटर हो, या जो है पैसे के लेन देन से संबंधित कोई मैटर हो, अकाउंट से संबंधित, या पार्टनरशिप से कोई मैटर हो, या फिर जो है कास्ट, जाति या टिप्पणी करने से कोई मैटर हो, इस तरह से के मैटर को दीवानी में सुना जाता था, पैसे को लेके स्पेशली सुना जाता था। और फौजदारी में एक क्राइम, क्रिमिनल एक्टिविटीज, जो भी कितनी क्रिमिनल जो काम होते थे, जिसमें हत्या, मर्डर, सर फोड़ देना, पैर तोड़ देना, इस तरह के मैटर को फौजदारी में सुना जाता था। आज भी ये होता है, फौजदारी में जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज को देखी जाती है, दीवानी में इस तरह के मैटर को देखा जाता है। दीवानी न्यायालय जो थे, इसका जो न्यायाधीश था जिला लेवल पर, वो था कलेक्टर। कलेक्टर का काम था राजस्व वसूल करना और न्याय करना। कलेक्टर्स की सहायता के लिए मुफ्ती और काजी की नियुक्ति की गई। कलेक्टर्स को इतना आइडिया नहीं था भारतीय न्याय की, तो उसके लिए मुफ्ती और काजी की व्यवस्था की गई। और जो कानून लागू होता था वो था हिंदू कानून और मुस्लिम कानून, जो उस समय चल रहे थे, क्योंकि उस समय कोई प्रॉपर कानून नहीं था। जो पहले से जो प्रथाएं परंपराएं चली आ रही थी उसी के अनुसार जो है निर्णय हुआ करता था। 500 रुपए तक का मैटर यहाँ सुना जाता था जिला लेवल पर। फौजदारी की बात करें तो यहाँ पर मुफ्ती, काजी और मौलवी की नियुक्ति की गई। मुफ्ती, काजी और मौलवी की नियुक्ति की गई। इनकी नियुक्ति करता कौन था? तो नवाब। ध्यान देने वाली बात है कि नवाब के हस्ताक्षर से इनकी नियुक्ति होती थी, करते तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी, हस्ताक्षर किसका होता था? नवाब का। इनका काम था कि जितने भी क्रिमिनल केसेस थे उनको देखना था, और यहाँ पर मुस्लिम कानून लागू होता था इसमें से। लेकिन मृत्यु और जब्ती, मृत्यु मतलब कि अगर किसी को मृत्यु दंड देना हो, या किसी की जमीन या पैसा, संपत्ति को जब्त करना हो, ये दोनों काम ये
जिला फौजदारी अदालत नहीं कर सकती थी। मतलब कि इसकी अनुशंसा कलकत्ता में स्थित सदर फौजदारी न्यायालय द्वारा करना होता था, यानी जो सदर फौजदारी न्यायालय कलकत्ता में थी वही जो है किसी को मृत्युदंड और किसी की जमीन संपत्ति को जब्त करने का निर्णय दे सकता था। तो उसके लिए भेजा जाता था, भाई इनको मृत्युदंड दिया जाए, सदर फौजदारी न्यायालय। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, कहाँ थी ये सदर फौजदारी न्यायालय। ठीक है, तो जिला लेवल पर ये समझ गए। भाई ये सदर फौजदारी न्यायालय को भी समझ लेते हैं। देखिए कलकत्ता में, कलकत्ता में दो न्यायालय बनाए गए, पूरे जिला में बनाए गए थे उसी तरह कलकत्ता में बनाए गए। एक था सदर दीवानी अदालत, कलकत्ता में था भाई, और एक था सदर फौजदारी अदालत। यहाँ पर जो है जो न्यायाधीश था वो था गवर्नर जनरल। कौन था? गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल के दो सदस्य, वो काउंसिल के सदस्य थे दीवानी मामलों को देखने के लिए। सदर फौजदारी न्यायालय में जो न्यायाधीश थे वो अ, मुख्य काजी, मुख्य मुफ्ती प्लस तीन मौलवी थे। ये जो है क्रिमिनल मैटर जो था उसकी सजा सुनाते थे, यानी मृत्यु जब्ती की सजा ये काजी और मुफ्ती सुनाते थे। ठीक है, समझ गए? पांच, समझ गए? कौन सा कानून लागू होता था? तो मुस्लिम कानून लागू होता था। और अगर दीवानी अदालत की बात करें तो 500 रुपए से ऊपर तक का मैटर कलकत्ता में सुना जाता था, 500 रुपए से ऊपर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। कलकत्ता में जो है दो तरह के न्यायालय थे, गवर्नर उसका न्यायाधीश होता था प्लस काउंसिल के मेंबर भी होते थे, और सदर फौजदारी न्यायालय था। मृत्यु से संबंधित, जब्ती से संबंधित मैटर पर सदर फौजदारी अदालत के न्यायाधीशों का हस्ताक्षर होता था, उनकी सलाह ली जाती थी। समझ गए? गांव लेवल पर भी बात कर लें, गांव या परगना लेवल पर, तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर जो है जो जमींदार होता था वही जो है मैटर सुन लेता था, निपटारा कर देता था। 10 रुपए तक का मैटर ये सुन सकता था, दीवानी का मैटर ये सुन सकता था। थोड़ा सा और भी समझ लेते हैं। जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे थे। इसका जो अधिकार क्षेत्र था, अधिकार क्षेत्र, ये कलकत्ता था। कलकत्ता के सभी लोग, चाहे वो अंग्रेज हों, वो भारतीय हों, सभी जो है इसके ज्यूरिडिक्शन में आते थे, अधिकार क्षेत्र में आते थे। कलकत्ता के बाहर के लोग भी यहाँ अपना मैटर लेके आ सकते थे, अगर दोनों, यानी जिनके बीच ये मैटर है, दोनों ये चाहते हों तभी जो है सुप्रीम कोर्ट ये मैटर सुन सकती थी। तो सोचो, ठीक है, तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी 1974 में की गई थी। ये बात समझ गए? क्लास लंबी हो रही है, तो बुंदेलखंड का मैटर जो है और बनारस का जो मैटर है और जो है अवध की बेगमों का मैटर है, इन सभी मैटर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।